नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, मतलब एनईपी 2020 की। और ये कोई छोटा मोटा नियमों का फेरबदल नहीं है। ये आज़ाद भारत के इतिहास में तीसरी शिक्षा नीति है और हमारे स्रोत बताते हैं कि ये बच्चों के सीखने, सोचने, यहाँ तक कि एक नागरिक बनने की पूरी प्रक्रिया को नए सिरे से गढ़ने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। बिल्कुल, ये एक दस्तावेज से कहीं ज्यादा है। आप कह सकते हैं कि एक दार्शनिक बदलाव की कोशिश है। हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी वो एक तरह से औद्योगिक युग के लिए डिजाइन की गई थी। उसे 21वीं सदी की हकीकतों के लिए तैयार करने का ये एक ब्लूप्रिंट है। तो आज हमारी चर्चा का मिशन यही है, समझना कि कागज पर लिखे ये बड़े बड़े विचार असल में क्या हैं, क्लासरूम के अंदर क्या बदलेगा और सबसे जरूरी इसके सामने जमीनी चुनौतियां क्या हैं। इसकी शुरुआत जहां तक मुझे याद है जून 2017 में हुई थी। इसरो के पूर्व प्रमुख डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी। जी, और ये जानना बहुत जरूरी है कि इस कमेटी ने कोई जल्दबाजी नहीं की। लगभग 2 साल तक देश भर में लाखों लोगों से सलाह मशवरा किया गया, शिक्षक, छात्र, अभिभावक, विशेषज्ञ, सबसे। और उसके बाद मई 2019 में इसका ड्राफ्ट सामने आया। अच्छा, मतलब ये सिर्फ बंद कमरों में बनी नीति नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें जमीनी स्तर की आवाजें शामिल करने की पूरी कोशिश की गई है। और जब ये नीति लागू हुई तो 2 बड़े सांकेतिक बदलाव हुए जिन्होंने तुरंत सबका ध्यान खींचा। पहला था मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर वापस शिक्षा मंत्रालय करना। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन ये एक वैचारिक बदलाव का संकेत था, है ना? ये बहुत गहरा बदलाव है। सोचकर देखिए, मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स, ये भाषा इंसान को अर्थव्यवस्था के एक पुर्जे की तरह देखती है, एक कच्चा माल जिसे बस उद्योग के लिए तैयार करना है। सही बात है। शिक्षा मंत्रालय नाम इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा का पहला मकसद नौकरी के लिए रिसोर्स बनाना नहीं है, बल्कि एक विवेकशील, एक रचनात्मक, एक पूरा इंसान बनाना है। अर्थव्यवस्था तो उसका एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है, पर लक्ष्य नहीं। और इसी सोच से जुड़ा दूसरा बड़ा बदलाव था वो दशकों पुरानी मांग कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर GDP का 6% शिक्षा पर खर्च करेंगी। ये मांग तो बहुत पुरानी है। हाँ, ये मांग तो लगभग हर शिक्षा आयोग ने की है, पर हम कभी इसके पास भी नहीं पहुंच पाए। तो क्या इस बार कुछ अलग है या ये भी एक वादा ही बनकर रह जाएगा? देखिए, हमारे स्रोत बताते हैं कि असल चुनौती हमेशा राजनीतिक इच्छा शक्ति की रही है। शिक्षा कभी भी एक इलेक्शन विनिंग मुद्दा नहीं रही। क्योंकि सड़क, बिजली, पानी का असर तुरंत दिखता है। बिल्कुल, और शिक्षा पर किया गया निवेश एक पीढ़ी बाद असर दिखाता है। तो इस नीति में 6% का लक्ष्य सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये शिक्षा को राजनीतिक प्राथमिकता बनाने की एक सैद्धांतिक प्रतिबद्धता है। लेकिन असली परीक्षा तो बजट में होगी। हाँ, अब देखना ये है कि ये प्रतिबद्धता राज्यों के सालाना बजट में कैसे उतरती है, क्योंकि शिक्षा तो एक समवर्ती सूची का विषय है। अच्छा, और शिक्षकों के लिए भी कुछ नियम बदले हैं, जैसे 2030 तक पढ़ाने के लिए 4 साल की B.Ed डिग्री जरूरी होगी और MPhil खत्म कर दिया गया है। लेकिन चलिए उस बदलाव पर आते हैं जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी। स्कूल का नया ढांचा 10+2 सिस्टम, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था की पहचान बन चुका था, अब वो 5+3+3+4 हो गया है। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये इस बात की स्वीकृति है कि किसी बच्चे के दिमाग का 85% से ज्यादा विकास 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है। और हमारी पुरानी 10+2 व्यवस्था इस सबसे जरूरी दौर को औपचारिक शिक्षा का हिस्सा मानती ही नहीं थी। सही है, वो तो पहली क्लास से शुरू होती थी। जी, ये नया सिस्टम 3 साल की उम्र से ही बच्चे को एक औपचारिक ढांचे में ले आता है। यहीं पर एक सवाल उठता है, 3 साल के बच्चे को स्कूल भेजना, क्या ये उन पर बहुत जल्दी पढ़ाई का बोझ डालना नहीं है? लेकिन इस नीति की सबसे बड़ी खूबी और कह सकते हैं सबसे बड़ी चुनौती भी छिपी है। जो शुरू के 5 साल हैं, जिन्हें फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है, जिसमें 3 साल प्री स्कूल के और फिर क्लास 1 और 2 हैं। हाँ, और सबसे क्रांतिकारी बात यह है कि इन 5 सालों में कोई परीक्षा नहीं होगी। कोई परीक्षा नहीं? कोई परीक्षा नहीं। जोर करके सीखना यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर है, खेल खेल में सीखना। ये तो सुनने में यूरोपियन मॉडल जैसा लगता है, खासकर स्कैंडिनेवियन देशों का प्ले बेस्ड लर्निंग मॉडल। बिल्कुल, ये उसी से प्रेरित है, लेकिन भारत में चुनौती इसे लागू करने की है। उन देशों में शिक्षक छात्र अनुपात बहुत कम होता है।
यहाँ एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को शायद 30-40 बच्चे संभालने पड़े। ये तो बहुत मुश्किल होगा। तो कागज पर जो प्ले बेस्ड लर्निंग है वो जमीन पर सिर्फ अनियंत्रित खेल बनकर न रह जाए, इसके लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत भारी निवेश करना होगा। ये एक बहुत ही जरूरी बिंदु है। तो ठीक है, इस 5 साल के फाउंडेशनल स्टेज के बाद आता है 3 साल का प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कक्षा 3 से 5 तक। यहाँ से थोड़ी औपचारिक पढ़ाई और परीक्षाएं शुरू होती हैं जी। और इसके बाद है मिडिल स्टेज, कक्षा 6 से 8 तक। यहाँ 2 बड़े और कुछ हद तक विवादास्पद बदलाव है। कौन से? पहला, कक्षा 6 से ही कोडिंग जैसी कंप्यूटर शिक्षा का परिचय, और दूसरा व्यावसायिक शिक्षा, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग। अच्छा, इसमें क्या होगा? छात्रों को बढ़ईगिरी, सिलाई, गार्डनिंग, मिट्टी के बर्तन बनाना, ऐसे किसी एक हुनर को सीखने का मौका मिलेगा। और इसमें स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप भी शामिल है। इसका मकसद तो शायद श्रम की गरिमा को स्थापित करना और किताबी ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल स्किल्स को बढ़ावा देना है। लेकिन आलोचक ये भी कहते हैं कि क्या हम 11-12 साल के बच्चे पर करियर के बारे में सोचने का दबाव बना रहे हैं? नहीं, यहाँ इरादा करियर चुनवाने का बिल्कुल नहीं है। इरादा है उन्हें अलग अलग कामों से परिचित कराने का। सोच ये है कि हर बच्चे में कोई ना कोई प्रतिभा होती है। हो सकता है कोई बच्चा गणित में अच्छा ना हो, पर उसके हाथ में कमाल का हुनर हो। हमारी मौजूदा व्यवस्था उसे फेलियर मान लेती है। ये नीति उसे अपनी प्रतिभा को पहचानने और सम्मान देने का एक रास्ता खोलती है। और ये भारत की व्हाइट कॉलर जॉब वाली मानसिकता पर भी एक तरह का प्रहार है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये हुआ मिडिल स्टेज। अब आते हैं आखिरी 4 साल पर, सेकेंडरी स्टेज, कक्षा 9 से 12। यहाँ पर शायद सबसे बड़ा ढांचागत बदलाव है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स की दीवारों को गिराना। हाँ, ये दशकों पुरानी स्ट्रीम व्यवस्था का अंत है। अब कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। छात्रों को विषयों के एक बड़े पूल से अपनी पसंद के विषय चुनने की आजादी होगी। वो अपना एक गुलदस्ता बना सकते हैं। मतलब अगर किसी छात्र को फिजिक्स के साथ फैशन डिजाइनिंग पढ़नी है या अकाउंट्स के साथ संगीत सीखना है, तो ये मुमकिन होगा। सैद्धांतिक रूप से हाँ, बिल्कुल मुमकिन होगा। और ये 21वीं सदी की जरूरत भी है, जहां समस्याओं को सुलझाने के लिए एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए। लेकिन यहीं पर तो सबसे बड़ी व्यवहारिक चुनौती भी सामने आती है। बिल्कुल। ये व्यवस्था एक बड़े साधन संपन्न निजी स्कूल में तो शायद लागू हो जाए, लेकिन जरा सोचिए बिहार या उत्तर प्रदेश के किसी छोटे से गांव के सरकारी स्कूल का। वहां एक ही समय पर फिजिक्स और संगीत के शिक्षक कहां से आएंगे? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। इसके लिए जरूरी संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर और सबसे बढ़कर एक बहुत जटिल टाइम टेबल मैनेजमेंट की जरूरत होगी। तो इसका कोई समाधान है? नीति में कुछ कहा गया है इस पर? नीति स्कूल कॉम्प्लेक्सेस या क्लस्टर बनाने का सुझाव देती है, जहां आसपास के कई स्कूल मिलकर अपने संसाधन जैसे शिक्षक, लैब, खेल के मैदान आपस में साझा कर सकें। विचार तो अच्छा है। विचार बहुत अच्छा है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना एक बहुत बड़ी प्रशासनिक और लॉजिस्टिकल चुनौती होगी। इसके लिए राज्यों को कमर कसनी होगी। तो ये जो नया ढांचा है जिसमें एक बच्चा फिजिक्स के साथ संगीत पढ़ सकता है, ये अपने आप में काफी नहीं होगा अगर उसे पढ़ाया उसी पुराने रटने वाले तरीके से जाए। बिल्कुल। तो क्या क्लास के अंदर की दुनिया भी बदल रही है? असल क्रांति तो वहीं होनी है। नीति का सबसे ज्यादा जोर रटने की संस्कृति को खत्म कर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर है और आलोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने पर। अब सवाल ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि अकबर का जन्म कब हुआ, बल्कि ये पूछा जाना चाहिए कि अकबर की नीतियां आज के समय में क्यों प्रासंगिक है या नहीं है। बिल्कुल। एक में जवाब रटना है, दूसरे में सोचना है, विश्लेषण करना है और अपना एक दृष्टिकोण बनाना है। बच्चों को सिर्फ जानकारी का गूगल नहीं बनाना है, उन्हें सोचना सिखाना है। सही कहा। और इसी सोच से जुड़ा है बहुभाषिकता का कॉन्सेप्ट। अब तक क्लास में कई भाषाएं बोलना एक समस्या माना जाता था कि अगर कोई बच्चा अपनी स्थानीय बोली में बात कर रहा है तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था। अब नीति कहती है कि ये समस्या नहीं बल्कि एक संसाधन है, एक पूंजी है। जब बच्चे एक दूसरे से अलग अलग भाषा के शब्द सीखते हैं तो वे सिर्फ भाषा नहीं सीखते, वे एक दूसरे की संस्कृति को भी समझते हैं। अच्छा। और स्रोत ये भी बताते हैं कि कई भाषाएं जानने वाले बच्चों का संज्ञानात्मक विकास मतलब कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज्यादा तेजी से होता है। उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेहतर होती हैं। ये तो हुई पढ़ाने की बात, लेकिन इस नए तरीके से सीखी गई चीजों को मापा कैसे जाएगा? रिपोर्ट कार्ड में क्या बदलाव आएगा? क्योंकि भारत में शिक्षा का मतलब तो आखिर में नंबर और ग्रेड ही होता है।
इसी मानसिकता को तोड़ने के लिए 360 डिग्री होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड का विचार लाया गया है। यह सिर्फ साल के अंत में होने वाली परीक्षा का नतीजा नहीं होगा। तो ये क्या बताएगा? ये बच्चे की पूरी शख्सियत का आईना होगा। ये बताएगा कि बच्चा टीम में काम कैसे करता है, क्या वो रचनात्मक है, क्या वो नैतिक जिम्मेदारियों को समझता है, खेलकूद में हिस्सा लेता है या नहीं। ये तो बहुत व्यापक है। हाँ, और सबसे दिलचस्प बात, इसमें सिर्फ शिक्षक का मूल्यांकन नहीं होगा, छात्र खुद अपना और अपने सहपाठियों का भी मूल्यांकन करेंगे। अच्छा, छात्र खुद भी? जी, ये सीखने की प्रक्रिया में छात्र को एक एक्टिव पार्टनर बनाता है। लेकिन यहाँ भी एक चुनौती है। इस तरह के गुणात्मक मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता मतलब सब्जेक्टिविटी का खतरा रहता है। बिल्कुल, शिक्षकों को इसके लिए बहुत अच्छी तरह से प्रशिक्षित करना होगा ताकि ये निष्पक्ष हो सके। शिक्षक प्रशिक्षण इस पूरी नीति की सफलता की कुंजी है। चलिए अब उस मुद्दे पर आते हैं जो भारत में हमेशा से बहुत संवेदनशील रहा है, भाषा। त्रिभाषा सूत्र यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को लेकर अक्सर विवाद होता है। इस पर नीति का क्या रुख है? नीति ने यहाँ बहुत संतुलित और लचीला रास्ता अपनाया है। सबसे बड़ी सिफारिश ये है कि कम से कम कक्षा 5 तक और हो सके तो कक्षा 8 तक पढ़ाई का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। इसके पीछे का तर्क क्या है? अक्सर माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा पहले दिन से अंग्रेजी सीखे। दुनिया भर में हुए शोध ये साबित करते हैं कि बच्चे अपनी भाषा में सबसे अच्छा सीखते हैं। जब उन्हें शुरू में ही एक अपरिचित भाषा में मुश्किल कॉन्सेप्ट समझने पड़ते हैं तो वो अक्सर रटने लगते हैं और उनकी बुनियाद कमजोर रह जाती है। अगर बुनियाद अपनी भाषा में मजबूत हो तो दूसरी भाषाएं सीखना बहुत आसान हो जाता है। और त्रिभाषा सूत्र को लेकर जो चिंताएं थीं, खासकर दक्षिण भारत के राज्यों में, नीति साफ तौर पर कहती है कि किसी भी राज्य पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी। त्रिभाषा सूत्र को लचीलेपन के साथ लागू किया जाएगा और राज्यों को ये चुनने की आज़ादी होगी कि वे कौन सी 3 भाषाएं पढ़ाना चाहते हैं। और नीति इस बात को भी स्पष्ट करती है, जो हमारे कई स्रोत बताते हैं, कि हिंदी भारत की राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। जी, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण अंतर है। इसके अलावा माध्यमिक स्तर पर कोरियन, जापानीज, फ्रेंच जैसी विदेशी भाषाओं को सीखने का विकल्प भी दिया गया है। और एक और महत्वपूर्ण पहलू है समावेशी शिक्षा पर जोर। हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन। इसका मतलब है कि शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो हर बच्चे का स्वागत करे, चाहे वो किसी भी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से हो, किसी भी लिंग का हो या दिव्यांग हो। स्कूलों को बाधा मुक्त बनाना, पाठ्यक्रम को लचीला बनाना, ये सब इसका हिस्सा है ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे। तो कुल मिलाकर देखें तो ये नीति शिक्षा को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी व्यवस्था के तौर पर देख रही है। यह रटने से समझने की तरफ, एक स्ट्रीम में बंधने से आज़ादी की तरफ और सिर्फ नंबरों से पूरी शख्सियत को आंकने की तरफ एक बड़ा कदम है। निसंदेह, ये एक बहुत दूरदर्शी और प्रगतिशील दस्तावेज है। अगर इसकी सही भावना के साथ जमीन पर उतारा गया तो ये भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड को हकीकत में बदल सकता है। लेकिन वो अगर बहुत बड़ा है। इसकी सफलता पूरी तरह से इसके कार्यान्वयन पर निर्भर करेगी, जिसके लिए भारी वित्तीय निवेश और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होगी। बिल्कुल। ये कागज पर तो बेहतरीन लग रहा है। और इसी के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहते हैं। ये पूरी नीति छात्रों को रचनात्मकता, नवाचार और सोचने की आज़ादी देने की बात करती है। लेकिन ये आज़ादी देगा कौन? क्लासरूम में असली जादू तो एक शिक्षक ही करेगा। तो सोचने वाला सवाल ये है कि इस नई सोच के साथ पढ़ाने के लिए हम अपने करोड़ों शिक्षकों को कैसे तैयार और सशक्त करेंगे? शायद इस नीति की सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी क्रांति क्लासरूम से पहले स्टाफ रूम में होनी है।